सभी जनता से को प्रणाम, आदाब, नमस्कार। रोड छू के पैर छू के प्रणाम करते हैं। हम इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में आपके विधानसभा से प्रत्याशी हैं, युवा हैं, 25 साल के हैं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और हम आप लोगों की जो छोटी छोटी समस्या है हम वो करना चाह रहे हैं और हम आप लोगों के बीच रहना चाह रहे हैं और यही अनुरोध है, ये रिक्वेस्ट है कि आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और जो सुझाव दे सकते हैं आप लोग हमें प्लीज़ सुझाव दीजिए, आशीर्वाद बनाए रखिए। ये थे मोहन आनंद झा, एक सामाजिक कार्यकर्ता, युवा सामाजिक कार्यकर्ता जो कुछ। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय संडील, आप देख रहे हैं द मिथिलांचल न्यूज। आज हमारे साथ में खड़े हैं युवा व्यवसायी, युवा सामाजिक कार्यकर्ता आनंद मोहन झा। स्वागत है आपका। मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब। क्या कहेंगे, हम सभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? जैसे कि फार्गुसन विधानसभा 1945 से आज़ाद होने के बाद अगर आप यहाँ की भूमि देखेंगे तो यहाँ पर जो मेजर समस्या है, जैसे किसान की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, उस पर किसी ने तो ध्यान ही नहीं दिया और लगभग 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए तो नॉर्मल स्वास्थ्य की सुविधा भी नहीं है। जिससे मान लीजिए कोई बीमार पड़ता है तो उनको एक हॉस्पिटल की सुविधा नहीं मिल पाती है। तो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है कि कम से कम हर पंचायत में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो कि कोई बीमार पड़े तो उनको रोजमर्रा दवाई मिल जाए, छोटी मोटी टेस्ट मिल जाए और डॉक्टर मिल जाए जिनको परामर्श दे सके। किसी तरह की छोटी मोटी समस्या है जो फर्स्ट एड टाइप की समस्या है उनसे निजात दिलाया जा सके। आपने अभी कहा किसानों की समस्या, मैं यहाँ पर दिखलाना चाहूँगा, हमारे कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर पूरे जरा दिखलाइए उधर किस तरह से मक्के के किसान यहाँ पर अपना खून पसीना लगाने के बावजूद उचित मूल्य के लिए या भंडारण के लिए या जो मक्के की सूखने की व्यवस्था है उसके लिए तरस रहे हैं। इसके लिए आपका क्या कहना है, क्या विचार है? सर देखिए, जैसे बिहार में जितने भी किसान हैं वहाँ पे एक तो सबसे पहला समस्या ये है कि सरकार की तरफ से कोई MSP फिक्स नहीं किया गया और ना ही मंडी की व्यवस्था है। तो जो किसान है और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो पैदावार होती है हमारे फर्गुसन विधानसभा या सीमांचल में नहीं, अररिया जिला में अररिया जिला में मक्के की खेती में एक्सपोर्ट के मामला में अररिया जिला बिहार में दूसरा स्थान है जी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारा सीमांचल का बेल्ट है इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर किसी चीज़ का है तो मक्का का है। और लोगों की जो समस्या है जैसे दवाई, खाद, सुखाने की समस्या, बेचने की समस्या, भंडारण की समस्या, सरकार को इन चीज़ों से मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ का कोई लेना देना है, ना कोई मतलब है। लोग अपने भगवान भरोसे चलते हैं, कभी ओलावृष्टि हो जाती है तो पूरा मकई खराब हो जाता है और बिन सीजन अगर बरसात आ जाती है तो लोग जैसे सुखा रहे, मान लीजिए बारिश आ गई तो इनके पास कोई सुविधा नहीं है कि अपना स्टोर कर सके, कहीं रख सकें या कुछ और सुविधा सरकार के द्वारा किसानों के लिए किसी तरह की कोई सुविधा नहीं की गई। किसानों के इस हाल के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय जनप्रतिनिधि? देखिए सर, हम किसी व्यक्ति विशेष पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन खास करके जो बिहार सरकार है, केंद्र सरकार शायद हमको लगता है कि कुछ जगह MSP के लिए कहती है कि हम गारंटी दे रहे हैं। मोदी जी कई बार बोल रहे हैं कि MSP की गारंटी है, पर बिहार में एक बार भी इम्प्लीमेंट ये चीज़ नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी कभी किसान के मुद्दे पे नहीं बोलते, ना ही लोगों की समस्या पे बोलते हैं। तो मेरा मानना है कि सरकार अगर इनिशिएटिव लेगी तो समस्या लोगों की बहुत जल्द दूर हो सकती है और बहुत बड़ी समस्या नहीं है ये। हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं तो 90% लोग किसान हैं। तो किसान की समस्या अगर हम दूर नहीं कर सकते तो फिर और क्या कर सकते हैं? तो सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है ये कि किसान की समस्या, मकई का उत्पादन, भंडारण, खाद, सेलिंग, इन पे ध्यान दें और इनको सही तरीके से ले जाए। जो यहाँ के 90% लोगों की मेजर समस्या है ये, तो इसको दूर करना चाहिए। आप युवा हैं और इस क्षेत्र में युवाओं का पलायन जारी है, चाहे शिक्षा के लिए हो चाहे रोजगार के लिए हो, इस पर आपका क्या कहना है? सर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जितने भी हमारे यहाँ के युवा हैं, जितने युवा हमारे यहाँ की मेहनती हैं, शायद आप कहीं और के युवा इतना मेहनती नहीं देखेंगे। सब लेबर के लिए हमारे यहाँ के युवा, ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे नहीं हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, पर उनको कोई रोज़गार नहीं मिलता। रोज़गार नहीं मिलता क्योंकि सरकार इस पर रोज़गार पर ध्यान ही नहीं देती है। बिहार को लेबर सप्लाई का एक यूनिट बना रखा है कि यहाँ से पूरा दुनिया में लेबर हम सप्लाई करेंगे, ये छवि बना के रखे हुए हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, तो हम ये कहना चाहेंगे, जो इस बार चुनाव है, युवा की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है तो कम से कम प्राइवेट नौकरी का व्यवस्था किया जाए, इन्वेस्टर लाया जाए जो यहाँ यूनिट सेटअप करे, फैक्ट्री लगाए, जैसे मक्का के लिए पूर्णिया में लगा हुआ है एथेनॉल प्लांट। क्या उस तरह की प्लांट हमारे अररिया जिला में नहीं लग सकती? क्या छोटी सी भी प्लांट नहीं लग सकती? क्या में भी वो बियाडा पर वो स्टॉल फैक्ट्री की संभावना थी खुलने की, लेकिन अभी तक वो नहीं खुल पाया है। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? या तो सरकार जिम्मेवार है या जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो जिम्मेवार है, क्योंकि इन दोनों के हाथ में ये चीज़ें हैं, इसके अलावा तो कोई और नहीं है जिम्मेवार इसकी। आनंद जी, बिहार की शिक्षा व्यवस्था सबको मालूम है, टीचर आते हैं तो विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थी आते हैं तो छात्र टीचर नहीं, एमडीएम बेहाल है। इस पर क्या कहेंगे, किसको दोष देंगे? सर देखिए, जैसे बिहार के जितने भी स्कूल हैं, मेरे हिसाब मैं यहाँ चाहूँगा कि थोड़ा सा स्कूल को दिखाइए। बिहार के जितने भी स्कूल हैं उसमें मेरे हिसाब से टीचर की एक तो कमी है, पर जितने भी टीचर हैं पर्याप्त हैं वो पढ़ाने के लिए। और टीचर लेकिन गुणवत्तापूर्वक शिक्षा नहीं मिल पा रही है। हमारे जितने भी टीचर हैं वो अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो बीपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करके आते हैं, अगर नहीं तो फिर टीईटी क्रॉस एग्जाम क्रैक करके आते हैं। तो आप उनकी टीचर की गुणवत्ता पे तो सवाल नहीं उठा सकते हैं। तो टीचर की सरकार की मानसिकता पे जरूर सवाल उठा सकते हैं कि सरकार की मानसिकता नहीं है कि हमारे बच्चे पढ़ें, अच्छी पढ़ाई हो, स्कूल में एमडीएम मिले, लोगों को सही तरीके से शिक्षा मिल सके, बस नीयत का फर्क है। टीचर में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम समझाना चाहते हैं, मान लीजिए मेरे पास 2 लोग हैं, काम करते हैं, हम दोनों को सैलरी दे रहे हैं, लेकिन हम उससे कुछ पूछेंगे ही नहीं, तो वो अपने हिसाब से ही काम करेंगे, वो जैसे मर्जी उनको काम करके जा रहे हैं। सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कुछ सपोर्ट टीचर को नहीं किया जा रहा है। ना टीचर से अभी जैसे अटेंडेंस का सिस्टम किया गया कि आप ऑनलाइन अटेंडेंस लगाएंगे, ठीक है, हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। टीचर स्कूल में आ गए, स्टूडेंट भी स्कूल में आ गए, लेकिन पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं है। इसलिए नहीं है तो कोई रूटीन ही नहीं बना हुआ स्कूल का कि सर सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मैथ का क्लास है, 11 से 12 हिंदी का है, 1 से 2 गणित का है। इस तरह से कोई रूटीन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है स्कूल के लिए। सरकार यहाँ पे शिक्षा को लेके बिल्कुल, क्या कह सकते हैं हम, कि ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहते, लेकिन सरकार बिल्कुल मरी हुई है। उनको कोई लेना देना नहीं है कि हमारे बच्चे पढ़ें नहीं पढ़े, लेबर बने, मजदूर बने, उनको बस अपनी कुर्सी से लेना देना। किसी तरह से चाहे लालटेन पे बैठ के कुर्सी पे बैठ जाए, चाहे फूल पे बैठ के कुर्सी पे बैठ जाए, कुर्सी पे रहेंगे तो चचा ही रहेंगे, किसी तरह से रहेंगे। बिहार के लोग किसी भी हाल से गुजरे, चाहे बाढ़ से त्रस्त हो, स्वास्थ्य से त्रस्त हो, शिक्षा नहीं मिले, भूखमरी, बेरोजगारी, ये जो यहाँ की समस्या है, सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। तो सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और हमारे बच्चे अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छे जॉब कर लेंगे। वो IAS IPS सबसे ज़्यादा लोगों को पता है कि बिहार से बनते हैं। और हमारा जो सीमांचल का बेल्ट है ये कम नहीं है। अभी आप रिसेंटली देखेंगे पढ़वा के एक हमारे नौजवान साथी हैं जो UPSC क्रैक किए हैं और अच्छा रैंक आया उनका, अंदर 100 के अंदर उनका रैंक है। तो ये हमारे लिए अंडर 50 कह लीजिए, तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे यहाँ का कोई नौजवान साथी UPSC क्रैक करके आते हैं। और जब सोचिए हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, तो क्या हमारे बच्चे, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो 10 साल 12 साल के बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, क्या उनके अंदर टैलेंट की कमी है? कोई कमी नहीं है, बस सरकार की नीयत की कमी है जो हमें रोजगार शिक्षा पे ध्यान नहीं देती। हमारे को अपने ऊपर छोड़ दिया गया कि जैसे मरे जिए, हम अपने उस पर मरे। सरकार को कोई लेना देना नहीं है, उनको बस कुर्सी से प्रेम है और कुर्सी के पीछे पड़े रहते हैं। अब अभी आपने गुणवत्ता की बात की, शिक्षा की गुणवत्ता की, तो निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय, इन दोनों, अभी आपने बताया कि ये प्रभा का जो वो लड़का UPSC एग्जाम क्रैक किया है, वो लड़का का मतलब टोटल पढ़ाई, स्कूली पढ़ाई से लेकर के कॉलेज तक का निजी विद्यालय में हुआ है। आपने कभी ये देखा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ के, अभी के समय में सरकारी स्कूल में पढ़ के कोई विद्यार्थी UPSC BPSC एग्जाम क्रैक कर रहा है? सर हम एक चीज़ बताएंगे, जैसे बिहार में जो सरकारी स्कूल है वो 2-3 तरह के स्कूल हैं। पहला तो बिहार सरकार की स्कूल है, जो जैसे ये स्कूल है, ये बिहार सरकार की स्कूल है। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय है, नेतरहाट है, सीमूत लतला है और 2-3 स्कूल हैं जिनमें आप एक चीज़ बताइए, केंद्रीय विद्यालय की पढ़ाई अच्छी है या नहीं है? हम ये चीज़ इसलिए बोलना चाह रहे हैं, वो तो आप बताइए। हम बताना चाहें कि मेरा बेटा 8 साल का है और केंद्रीय विद्यालय में है।
और वो सरकारी स्कूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है। तो सोचिए अगर पढ़ाई नहीं हो रहा होगा तो हम अपने बच्चों को कैसे सरकारी स्कूल में दे रखे हैं। तो बात सरकारी स्कूल की नहीं है, बात नियत की है। KBS के लोगों को पूछा जाता है कि सर आपके बच्चे का रैंक क्या आया है। हमारे यहाँ बिहार सरकार के जो सरकारी स्कूल है उससे नहीं पूछा जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं जैसे केंद्रीय विद्यालय है उसकी पढ़ाई इतनी अच्छी हो सकती है, तो क्यों बिहार के सरकारी स्कूल की पढ़ाई अच्छी क्यों नहीं हो सकती। तो इसमें आपको ऐसा नहीं लगता है कि सरकार को एक नियम बनाना चाहिए जिसमें जो भी सरकारी शिक्षक ही नहीं, जो भी सरकारी कर्मचारी है, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनके बच्चे को सरकारी स्कूल में शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए। सर देखिए, आप जो मुद्दा उठा रहे हैं वो सही मुद्दा है, पर अगर जनप्रतिनिधि का बच्चा स्कूल में आ गया तो उसी दिन से स्कूल की स्थिति ठीक हो जाएगी। चाहे वो जनप्रतिनिधि विधायक हो, सांसद हो, या कोई सरकारी जैसे IAS, IPS या कोई थाना अध्यक्ष, ये कोई सब भी सरकारी कर्मचारी, अगर ये लोग भी इनिशिएट लें कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, तो हम ये कहते हैं सरकार को या यहाँ की जो निजी व्यवस्था है उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि मान लीजिए कोई DM का बच्चा अगर इस स्कूल में पढ़ रहा है तो क्या स्कूल की स्थिति ये रहेगी? DM साहब के डर से स्कूल की स्थिति अच्छी रहेगी। तो हम बस नियत पे सवाल कर रहे हैं, ना तो व्यवस्था की कमी है, ना स्कूल में विद्यार्थी की कमी है, ना कोई टीचर हमारे अनपढ़ है। आप इस बात से सहमत है कि जो भी सरकारी कर्मचारी है या टीचर है या जनप्रतिनिधि है, उनके बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम खुद कह रहे हैं, मेरा बेटा 8 साल का है, 3री क्लास में है और सरकारी स्कूल में पढ़ता है, और वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा। नीतीश कुमार के सरकार में रोड बहुत अच्छी बनी है, लेकिन सच्चाई ये है, आपके सामने में मैं चाहूँगा कि यहाँ पर ज़रा रोड को दिखाएं। आइए देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर रोड को दिखलाइए। हमारे कैमरामैन मुकेश झा से चाहूँगा कि रोड की स्थिति कहते हैं कि बेहतर हुई है, लेकिन सच्चाई यही है कि ग्रामीण रोड, ग्रामीण सड़क स्थिति अभी भी बद से बदतर है। लोगों को इस तरह के रोडों में चलना पड़ रहा है। बरसात के समय में कहीं कहीं घुटने भर पानी लगती है, पुलिया सही नहीं है, और बिहार में तो एक चलन सा चल पड़ा है कि पता नहीं पुल कब ढह जाए। क्या कहेंगे? देखिए, इस पे तो हम ये बोलना चाहेंगे कि 1990 से लेकर के 2005 तक लालू परिवार का शासन रहा है। तो लोगों का ये कहना है कि उस टाइम में जंगल राज था। ठीक है, मान लेते जंगल राज था। दूसरी बात ये है कि 2005 तक कहना नीतीश जी का काम नहीं हुआ। नीतीश जी 2005 के बाद रोड पे, बिजली पे काम किए हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। पर आप रोड की जो लोकल मिजा की स्थिति देखिएगा ना जमीनी स्तर पे, वो सिर्फ ये होता है कि अभी इलेक्शन से कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि नीतीश जी आए थे यात्रा पे अररिया, और उस टाइम में आके 2-4 रोड को लिख के चले गए। एक आपका साहिबगंज वाला रोड लिख के गए, 1-2 रोड और है, हम थोड़ा सा नहीं याद आ रहा है। बाकी मतलब ये इलेक्शन के टाइम में क्यों आता है रोड बनाना, और ठीक है इलेक्शन के टाइम में रोड आया तो सिर्फ 4 रोड, बाकी रोड। तो सड़क की स्थिति, आप सड़क की स्थिति, सड़क की स्थिति के पीछे हम खुल के ये बोलना चाहेंगे, ऊपर से पैसा 100% रिलीज होता है। रोड की स्थिति जब रोड बनती है तो इसको देखने वाला कोई नहीं है। जिनके हाथ में ये काम है वो या तो पैसा लेके साइन कर देते हैं या कमीशन खोड़ी है। सबसे ज्यादा रोड में कमीशन खोड़ी है, ये चीज आपको मान के चलना होगा। और ये ग्राउंड लेवल से लेकर के पटना, दिल्ली तक पैसा पहुंचता है। इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत है, और रोडों की क्वालिटी को थोड़ी सी इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सड़क के मामला में जो सरकार ये दावा कर रही है कि गांव को हमने शहर से जोड़ा है, और लेकिन उस रोड की स्थिति अभी भी जर्जर है। सर एक बात बताइए हमको कि 2005 से लेकर के 2025 में हम लोग खड़े हैं, अभी 20 साल हो गए नीतीश जी की सरकार को। तो क्या 20 साल में ये रोड की स्थिति है? ये रोड की स्थिति है। आप अगर 20 साल में किसी सरकार में कहने कि रोड हम अच्छा बनाए तो ये अच्छा रोड है, ये तो चलिए एक रोड है। ऐसे हम सिर्फ अपना इस विधानसभा में 50 रोड दिखा सकते हैं जहाँ पे बारिश हो जाने पे घुटने भर पानी आ जाता है। ना आप गाड़ी लेके जा सकते हैं, ना पैदल चल सकते हैं, ना साइकिल से जा सकते हैं। तो जो यहाँ की स्थानीय लोग हैं वो क्या करें? क्या इसके लिए नीतीश जी जिम्मेवार नहीं है? क्या इसके लिए पथ परिवहन निगम जिम्मेवार नहीं है? क्या इसके लिए स्थानीय लोग जिम्मेवार नहीं है? स्थानीय लोग मीन की स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग भी हम इसलिए कह रहे हैं कि सर आप वोट देते हैं जाति को देख के। बिल्कुल वोट देते हैं आप अपना ये देख के कि हमको कोई 500 टका दे रहा है, कोई दारू दे रहा है, तो फिर रोड का नाम पे आप बात कैसे कर रहे हैं? हाँ, नहीं, आपका हक नहीं बनता रोड पे बात अगर आपके कहने का तात्पर्य ये है तो बिल्कुल आप सही हैं। और दूसरा हमारा तात्पर्य, आप वोट देते मोदी जी के नाम पे, मोदी जी तो आपसे आएंगे नहीं मिलने के लिए।
जिनको आप वोट देते हैं, दूसरा कैंडिडेट भी है या जो भी विधायक जी हैं जो पहले एग्जिस्टिंग विधायक रहे हैं, उनका फर्ज नहीं बनता ये। बिल्कुल। जनता को हम इसलिए ब्लेम कर रहे हैं कि सर आप वोट दीजिएगा जाति के नाम पे, दारू के नाम पे, पैसा के नाम पे, तो मिलेगा वापसी आपको वही। रोड के नाम पे आप ना तो वोट दिए हैं, ना अपना बच्चे के रोजगार के नाम पे वोट दिया, ना पलायन के नाम पे वोट दिया, ना शिक्षा के नाम पे वोट दिया, तो कौन आपको देगा? बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। अब हम लोग सब मानते हैं कि मंदिर जाते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं तो भगवान जी देते हैं, भगवान जी वैसे देते हैं, लेकिन मांगना पड़ता हमें। तो हम ये कहना चाहेंगे लोगों से कि आप इस मुद्दा को जोर से उठाइए कि रोड चाहिए हमें, रोजगार चाहिए हमें, शिक्षा चाहिए हमें। वोट आपको जिसको मन करे उसको दीजिए, हमको उससे दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत ये है जो हमारा विधानसभा है वो सबसे संपन्न विधानसभा हो, अगर सबसे नहीं भी हो तो कम से कम एवरेज में हो। बिल्कुल। मोहन जी का ये कहना है कि हमारी जो मूलभूत सुविधाएं को ध्यान में रखे, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं की बात करे, उसे हम लोगों को वोट देना चाहिए। स्थिति है, मैं यहाँ पर चाहूँगा 300, अभी मैं आदिवासी टोला में हूँ, यहाँ पर स्थिति देखिए सड़कों की। इन लोगों को 2008 के बाढ़ में जब कुशा बांध टूटा था तब ये सड़क टूटी थी, लेकिन अब तक यहाँ पर सड़क नहीं बन पाई है। तो सरकार के मंशा पर कहीं ना कहीं तो प्रश्न चिन्ह लगता है। दूसरी बात यह है, मैं एक प्रश्न में ही सारा कुछ आपको समेट के दूंगा, जवाब आपसे चाहिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखलाइए किस तरह से टूटी फूटी झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं, और सरकार का दावा है कि मैं हर घर प्रधानमंत्री निवास योजना दे रहा हूँ। इन लोगों का स्थिति यह है कि अभी भी शौच इन लोगों को खुले में जाना पड़ता है, लेकिन अररिया जिला ODF है, मतलब खुले में शौच से मुक्त है। तो सरकार के मंशा पर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठ रही है। यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है, स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उनके मंशा पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। क्या कहेंगे आप? सर सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, देखिए लोगों का ना रोड सबसे ज़्यादा ज़रूरत का चीज़ है रोड, क्योंकि रोड नहीं होगा तो लोग ना तो घर से बाहर जा सकते हैं ना कहीं कुछ कर सकते हैं। और बारिश के टाइम में आप यहाँ की स्थिति देखते होंगे तो पूरी कीचड़ से लबालब ये रोड भर जाती है। बिल्कुल। तो महिलाओं को और स्कूल जाने वाले बच्चियों को कितने मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। सर हम बार बार यही कह रहे हैं कि आज़ादी को 75 साल हो गया है और हमारा देश कहीं से गरीब नहीं है, ना ही हमारे की लोग कोई गरीब है या मेहनत की कोई कमी है। हमको जहाँ तक लग रहा है ये रोड भी पास हुआ होगा, और जहाँ थोड़ा बहुत देखिएगा तो रोड बना भी है, जहाँ मन क्या बनाया, जहाँ मन क्या नहीं बनाया। तो कहीं ना कहीं ये तो पहला नियत पे सवाल है सर कि जो जिनको टेंडर मिला, जिन्होंने टेंडर जारी किया जैसे सरकार, तो उन्होंने इसके ऊपर किसी ने कुछ पूछताछ ही नहीं करी। तो लोग अगर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे वो थोड़ी सी सवाल उठाते तो ये रोड की स्थिति बहुत बेहतर हो सकती थी। ये रोड पे लोगों को जो यहाँ के निवासी है स्थानीय, उनको रोड का जो ये प्रॉब्लम है ये सामना नहीं करना पड़ता। दूसरा सवाल था आपकी शौचालय वाला। आप कह रहे हैं कि अररिया जिला डाटा के हिसाब से शौच मुक्त है, तो हम ये कहते हैं शाम के टाइम में 6 बजे से 7 बजे तक हमारे साथ में चलिए, हम रोड पे आपको दिखा देंगे कितने लेडीज कितने जेंट्स जो साइड में बैठे रहते हैं। तो क्या ये शौच मुक्त है? बिल्कुल। तो जो मोदी जी या जो सरकार का कहना है कि शौच मुक्त है, तो हमको दिखाए कितने यहाँ पे प्रधानमंत्री शौचालय योजना वाला शौचालय बना हुआ है, ना के बराबर। मुश्किल से 250 या 100 घर की आबादी है, यहाँ पर एक भी व्यक्ति को शौचालय नहीं है। सर फिर शौच मुक्त अररिया जिला कैसे कह रहे हैं? वही तो प्रश्न चिन्ह है। ये वैसे ही प्रश्न चिन्ह है जैसे लोग सरकार के दावा कर रही है कि हमारी सरकारी स्कूल बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। यहाँ पर अधिकारियों पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अधिकारी पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखिए हम चाहें तो इसको RTI लगा के आज उठा सकते हैं मुद्दा, आज RTI लगाएंगे कब सरकार जवाब देगी, तब हम पूछेंगे कि सर ये रोड बना काहे नहीं। सर दूसरा चीज आपने से आवास योजना वाला, आवास योजना सरकार का कहना है जो भी लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उन सबको हमने प्रधानमंत्री आवास के रूप में या तो पैसा दिया है या घर बना के दिया है। तो सर अगर लोगों को पैसा मिला होता तो क्या लोग झोपड़ी में रहते? नहीं रहते। और सरकार अगर आवास दी है तो कहाँ है वो आवास, कहाँ है शौचालय, कहाँ है रोड? सर यहाँ पे मूलभूत सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही है, तो कैसे लोग जीवन यापन करें? क्या सिर्फ इसलिए वोट दिया जाता है कि आप वोट लीजिए और घर में जाके सो जाइए? क्या ये रोड बनाने की जिम्मेवारी यहाँ की प्रतिनिधि की नहीं है? क्या यहाँ शौचालय नहीं बना हुआ है इसकी जिम्मेवारी प्रतिनिधि की नहीं है? क्या आवास योजना नहीं मिला इसकी जिम्मेवारी प्रतिनिधि की नहीं है? क्या सरकार या जो अधिकारी हैं उनको ये चीज़ नहीं दिखाई देता? या तो सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है, कागज में हमारा जिला शौच मुक्त है, रोड अच्छा है, बिजली पूरी है, आवास बना हुआ, शौचालय बना हुआ है, इस वजह से बस कागजी तौर पे काम हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं हुआ है। आप पूरा विधानसभा घूम के देख सकते हैं, जो दावा किया जा रहा है वो बिल्कुल शून्य है।
सरकार के द्वारा जो आम लोगों के लिए जीवन स्तर को सुधारने के लिए योजनाएं चल रही है, क्या आपको लगता है कि उन योजनाओं का फायदा इन निचले तबके के लोगों को मिल रहा है? सर, योजना का लाभ जैसे सरकार का 7 निश्चय योजना था, उसमें जल नल योजना था, सरकार ने बहुत पैसे बढ़ाए। हमारे यहाँ बाढ़ सबसे बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ पीने की पानी की समस्या नहीं है किसी को। जो नीतीश जी या जल संसाधन विभाग जो जल नल योजना चलाई थी, बहुत सारी टंकी लगी, हमको दिखाई कहीं भी एक भी टोटी लग रही है क्या? एक टंकी बनाने में 80 लाख 1 करोड़ रुपए कॉस्ट खर्चा हुआ। क्या वो जनता का पैसा नहीं था? क्या उस पैसा से जितनी टंकी बनी है, जो हम बार बार करें कि स्वास्थ्य केंद्र बन जाए उस टंकी की जगह पे, क्या लोगों को दवाई चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल सकती थी? क्या हर एक पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनना चाहिए? जो जहाँ हमें पानी की जरूरत नहीं, आप जबरदस्ती पानी दे रहे हैं। हमें दवाई की जरूरत, हमें दवाई चाहिए। पानी हमारे यहाँ बहुत है, 15 फीट में पानी आता है यहाँ पे, तो हमें पानी की समस्या नहीं है। हमारे पानी में आयरन लेवल भी अच्छा है। तो लोगों को जिनको पानी की समस्या, उनको आप पानी दीजिए। हमें स्वास्थ्य की जरूरत है, रोड की जरूरत है, बिजली की जरूरत है, आवास की जरूरत है, शौचालय की जरूरत है, ये दीजिए। पानी आप रखिए। पानी हमारे पास बहुत है। 8 का बाढ़ की तबाही हमने देखा है, 17 की बाढ़ की तबाही देखी हमने, और कभी छोटे मोटे नदी नाले टूट जाते हैं, उसकी तबाही हम लोग दिन ब दिन देखते रहते हैं। तो पानी की समस्या हमारे लिए बाढ़ है, ना कि पीने की पानी। तो हम ये कहना चाहेंगे, स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। पानी जल नल योजना बिल्कुल फ्लॉप योजना है। खाली पैसा पैकेट में लेने का, ऊपर से लेकर के नीचे तक सबके पैकेट में सिर्फ पैसा गया, काम कुछ नहीं हुआ है। तो बस ये है यहाँ की समस्या, और हम इसी पे कहना चाह रहे हैं कि सरकार और प्रतिनिधि दोनों को ध्यान देने की जरूरत है। लोगों से कनेक्ट होने की जरूरत है। मतलब आप जितना से कनेक्ट हो सकते हो, हर किसी से समस्या पूछने की जरूरत है। मोहन जी, क्या है आपका विजन? आप विधानसभा चुनाव में दावेदारी पेश कर रहे हैं फॉर्बिसगंज से। क्या है आपका विजन फॉर्बिसगंज के लिए, आम लोगों के लिए, और फॉर्बिसगंज की जनता को अंत में फॉर्बिसगंज की जनता को क्या कहना चाहेंगे? सर, फॉर्बिसगंज हम आज प्रतिनिधि, आज कैंडिडेट लोगों से कुछ पॉइंट रखना चाहते हैं, जो हम अपना विजन के रूप में लोगों को कहना चाह रहे हैं। फॉर्बिसगंज विधानसभा में जो हम 3-4 पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं, इस विधानसभा में 32 पंचायत है। 32 पंचायत है। 31 पंचायत है। एक पंचायत का मोना कट गया, वो नगर परिषद हो सकता है मेरा कंप्लीट। जितने भी पंचायत है, मेरा कहना यह है कि हर पंचायत में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो। जैसे आप हमारे यहाँ बारिश होती है, तो हमारे यहाँ अधिकतर लोग किसान हैं। बारिश में सांप वगैरह बिच्छू ये बाहर निकलते हैं और कई बार काट लेते हैं। दूसरी चीज़ एक और है कि हमारे यहाँ जितने भी सांप हैं, उसमें 2% या 1% सांप ही जहरीला है, बाकी सांप जहरीला नहीं है। तो मान लीजिए किसी को सांप काटा और सांप का इलाज नहीं मिल पाने की वजह से वो हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। सांप काटने से डेथ नहीं होती है, जहर से नहीं होती, हार्ट अटैक से होती है। हम आपको ये चीज़ बोलते हैं 1 या 1.5% 2% में जहर है। तो जो सांप काटने का रेशियो 99% वाला सांप ही काटता है। जैसे ढोड़िया सांप हम लोग कहते वो काटता, लेकिन लोग अदम से मर जाते हैं कि हमको सांप काट लिया। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे गाँव में, जैसे मान लीजिए हम जिस पंचायत में खड़े, इस पंचायत में अगर प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए किसी को मान लीजिए सांप काट लेता है, तो 15 मिनट के डिस्टेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बस डॉक्टर उनके साथ परामर्श कर ले, 2 मिनट बात कर ले, फर्स्ट एड किट दे दे, वो आदमी बिल्कुल ओके हो जाएगा। सांप से डेथ की रेशियो बिल्कुल कम हो जाएगी। दूसरा इशू होता है, हमारी रात में किसी इमरजेंसी पड़ गया, हमारे यहाँ रेफरल हॉस्पिटल है, उसकी भी स्थिति आप देख रहे हैं। इस पूरा फॉर्बिसगंज विधानसभा ही नहीं, नरपतगंज, रानीगंज, जोकीहाट, अररिया, सिक्किम, 6 विधानसभा अररिया जिला में आता है। इसमें 3 रेफरल हॉस्पिटल है, और रेफरल हॉस्पिटल की जो स्थिति देखिएगा वो बहुत अच्छी नहीं है। तो लोगों की जो मेन समस्या है स्वास्थ्य की, उसको ठीक किया जाना चाहिए। दूसरा समस्या है शिक्षा की। हम नियत पे बार बार सवाल इसलिए कर रहे हैं, अगर हमारा जनप्रतिनिधि बस स्कूल में या जो वहाँ के DO साहब होते हैं, जो जिला स्तर के, उनसे खाली बातचीत करके समन्वय बना ले, ज़्यादा नहीं, अपनी विधानसभा के लिए खाली मांग लें कि सर हमारा विधानसभा का जो स्कूल है, हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा विधानसभा का स्कूल में पढ़ाई अच्छे से हो। तो क्या DO साहब विधायक जी को मना कर देंगे? तो बस हम राज्य सरकार अधिकारियों को कहना चाह रहे हैं
कि अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो जैसे हमारे पूर्वज हम लोग या जो भी हमारे लोग मजदूरी कर रहे हैं, हमारे बच्चों को, हमारे भाई को इस तरह की दिन ना देखना पड़े, मजदूरी करने के लिए बाहर नहीं भटकना पड़े, हमें लोकल लेवल पे रोजगार मिले। सरकार एक और योजना लाती है यहाँ पे, वो है कि आप इन्वेस्टर को बाहर से बुलाते हैं और 10-10 लाख रुपये लोन की योजना है, जो नया उद्यमी जो बिहार के नागरिक हैं उनको चालू कर देते हैं। बस ये कागजी है, अगर इसको ग्राउंड लेवल पे मेंटेन किया जाए तो हमारे यहाँ स्वरोजगार जनन हो जाएगा। जैसे जब पूर्णिया में एथेनॉल प्लांट लगा था, उससे पहले मक्का सारा एक्सपोर्ट होता था, बांग्लादेश जाता था और भी कहीं कहीं जाता था। लेकिन जब से एथेनॉल प्लांट लगा है पूर्णिया में, हमारी जितनी मक्के हैं हमें अच्छा रेट मिलने लगा पहले की तुलना में, और हमें भेजने के लिए ज़्यादा दूर नहीं पूर्णिया भेजना होता है। इस तरह का प्लांट अगर फारबिसगंज, नरपतगंज, जो कि आर60, अररिया, कहीं पलासी कहीं लगा दिया जाए तो हम ये कह रहे हैं यहाँ की जो लोगों की जो बेरोजगारी की समस्या है, बेचने की समस्या, ये दूर हो जाएगी। इसके अलावा इंडस्ट्री लग सकती है, फारबिसगंज बायडा बना हुआ है, छोटी मोटी इंडस्ट्री भी लगी हुई है। क्या हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि रोजगार की कमी है या लोगों की कमी है, नीयत की कमी? कुछ नहीं है, बस सरकार की प्रतिनिधि की मंशा पे सवाल है कि वो अपना काम ढंग से करें। अगर वो अपना काम ढंग से करेंगे तो लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाहर जाने की, अपने घर को छोड़ के जाने की, अपने परिवार को छोड़ के जाने की किसी की इच्छा नहीं होती है। अपना गांव, अपना घर, अपना जिला छोड़ के कहीं बाहर जाएं, वहाँ से कमाएं। तो हर किसी को रोजगार अपने गृह क्षेत्र में मिले। तो सरकार से मेरा सवाल है, मेरा अनुरोध है, मेरा रिक्वेस्ट है कि लोगों को सुविधा और स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की सुविधा सरकार की जिम्मेदारी है, ये उनका दायित्व है। इससे पीछे ना हटे, लोगों की समस्या को सुने। धन्यवाद। विधानसभा के सभी जनता से को प्रणाम, आदाब, नमस्कार, गोड़ छू के, पैर छू के प्रणाम करते हैं। हम इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में आपके विधानसभा से प्रत्याशी हैं, युवा है, 25 साल के हैं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और हम आप लोगों की जो छोटी छोटी समस्या है हम उसको करना चाह रहे हैं और हम आप लोगों को बीच रहना चाह रहे हैं। और यही अनुरोध है, ये रिक्वेस्ट है कि आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और जो सुझाव दे सकते हैं आप लोग हमें प्लीज़ सुझाव दीजिए, आशीर्वाद बनाए रखिए। ये थे मोहन आनंद झा, एक सामाजिक कार्यकर्ता, युवा सामाजिक कार्यकर्ता, जो कुछ अच्छे मिशन के साथ, अच्छे नियत के साथ फारबिसगंज विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखना है कहां तक इनको जनता का आशीर्वाद मिलता है, इनकी बातों से कहां तक लोग सहमत हो पाते हैं। देखते रहिए द मिशन चैनल।